जम्मू के पुंछ में आतंकियों के साथ चल रहा एनकाउंटर करीब 60 घंटे बाद खत्म हो गया। जबरदस्त फायरिंग के बीच आज सुरक्षा बलों के जवान पुंछ में बन रही मिनी सचिवालय की बिल्डिंग में दीवार तोड़कर घुस गए और सभी आतंकियों को मार गिराया। मौके से सुरक्षा बलों को 4 आतंकियों के शव मिले। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। टोटल 4 टेररिस्ट जो है हमने मार गिराए हैं। AK-47 आज 2 AKs आज मिले हैं हमें, और 5 मैगजीन्स भी मिली हैं और पाउचेस भी मिले हैं। बस जो इनका जो अपना पैराफर्नालिया है वो मिला है हमें। रविवार सुबह करीब 7:30 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी। एनकाउंटर में पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शहीद हो गए थे। कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए आर्मी ने एक पूरी ब्रिगेड यानी करीब 4000 जवानों को दक्षिण कश्मीर भेज दिया है। आतंकवादियों के सफाया करने और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सेना ने ऑपरेशन काम डाउन चलाया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कश्मीर में जंगल राज जैसे हालात की खबर मिलने के बाद इन सैनिकों को लगाया गया है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से लैस कश्मीरी नौजवान राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ जाने वाली सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और लोगों को घरों से निकलने या श्रीनगर की तरफ जाने से रोक रहे हैं। इन सैनिकों को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगांव में तैनात किया गया है। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन दक्षिण कश्मीर में ही हुए हैं। बकरीद के दिन आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर से कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया। नवाज ने कहा, हम कश्मीरियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीरियों को उनकी कुर्बानी का शवाब मिलेगा। हम इस ईद को कश्मीरी जनता की कुर्बानी के नाम करते हैं। जब तक कश्मीर का कश्मीरी जनता के हिसाब से नतीजा नहीं निकलता, तब तक हम ऐसा करना जारी रखेंगे। आतंकवादी संगठन लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने भी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कश्मीर पर बयान दिया। आप वजीर आजम हैं, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कश्मीरियों की मदद किस तरह मुमकिन है आप करें। आप सिर्फ अल्फाज के साथ मुतमईन नहीं कर सकते, और उनकी मदद करें। जहां कश्मीरियों का खून गिरता है, इंशाअल्लाह हमारा वहां खून गिरेगा। कश्मीर मामले पर आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि सरदार अवैज अहमद खान लिघारी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार हाई कमिश्नर से मुलाकात की। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए 22 स्पेशल राजदूत नियुक्त किए हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। गंगाराम अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत हो गई। राजधानी में डेंगू से 10 लोगों की जान जा चुकी है। मलेरिया से भी 2 लोग जान गंवा चुके हैं। आज भी केजरीवाल समेत आधे से ज्यादा मंत्री दिल्ली से बाहर हैं। दिन भर गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करके लौटे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली वाले अब मोदी और LG के भरोसे हैं। ये भी बताया कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं होती। आपने बिल्कुल जवाब दिया, LG भरोसे और मोदी भरोसे। दिल्ली सरकार के भरोसे नहीं। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है, और मीडिया को कहते हैं छुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि गंभीर बीमारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकारों को इस मामले में गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई ब्लेम गेम और दोषारोपण का समय नहीं है। MCD के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सवाल पूछे जाने पर केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री आपे से बाहर हो गए। सत्येंद्र जैन ने मीडिया पर ही सुपारी लेकर पैनिक फैलाने का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी पर उतर आए। ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है, और मीडिया को कहते हैं छुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइएगा। पूरे हिंदुस्तान, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप क्यों अटका रहे हैं बीच में? आपको सुपारी नहीं चाहिए क्या? सत्येंद्र जैन यही नहीं रुके, तीखे सवालों पर इस तरह झुंझुलाए कि पत्रकारों की तरफ मोबाइल उछाल दिया और जी न्यूज के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। आप एक क्वेश्चन दिखाइए। आपको फेंकना आता, मुझे फेंकना नहीं आता। लो मैं फेंक देता हूं। एजेंडा लेके आए हैं सर, एजेंडा लेके आए हैं। आपको अलाउड है, बोलिए। दिल्ली के LG नजीब जंग को लेकर सत्येंद्र जैन का लहजा भी बहुत खराब था। कावेरी नदी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में तनाव बरकरार है, लेकिन आज कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है। बेंगलुरु के 16 थानों में कर्फ्यू लगा है। कल हुई हिंसा के बाद आज जगह जगह कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। बेंगलुरु में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा RAF, क्विक रिएक्शन टीम, CISF,
बीएसएफ और 3000 होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। हिंसा प्रभावित मांड्या में आईटीबीपी और कर्नाटक पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया। 350 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और अभी भी जारी है, जहां भी जो दंगे फसाद जो किए इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों राज्यों के लोगों से शांति की अपील की। मैं दोनों राज्यों के लोगों से संवेदनशील होकर बतौर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की अपील करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कावेरी पानी के बंटवारे पर जैसे हालात कर्नाटक तमिलनाडु में बने हैं वो दुखद है। किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। कर्नाटक के मांड्या में आज लोगों ने तमिल अखबारों को आग के हवाले कर दिया। पूरे बेंगलुरु में भी धारा 144 लागू है। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच 135 साल पुराने कावेरी विवाद पर आखिरी फैसला 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यूपी में चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव को राज्य में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जगह मिली है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को उनके पद से हटा दिया। दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राहुल भटनागर 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले राहुल भटनागर वित्त विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे। मुख्य सचिव मुझे बनाया गया शासन ने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के बयान का जेडीयू ने विरोध किया, जिसके बाद लालू ने रघुवंश प्रसाद को नसीहत दी। कहा पार्टी के नेता सीधे उनसे बात करें। लालू ने यह भी कहा कि शहाबुद्दीन ने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो कुछ बोले कि लालू जी हमारे नेता हैं, तो पार्टी का है तो पार्टी का है तो नेता अपना पार्टी का बोलेगा ही। इसलिए कोई डेरोगेटरी बात हम नहीं समझते कि नीतीश जी को। नीतीश जी महागठबंधन का सबका नेता है सब। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा जरूरत पड़ने पर शहाबुद्दीन पर सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाया जा सकता है। इशारों में सीएम नीतीश कुमार का भी दर्द छलका। सरकार उसका निरीक्षण करेगी, अगर ऐसा आवश्यक होगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हम अकेले हैं, ठीक है ना, उसके घर पर 32 नाम है। वही मेरी स्थिति है। जब कोई बड़ा काम चलता है तो उसकी स्थिति इतनी पाली हो जाती है और चारों तरफ से ये जो 32 दांत है। चलिए 10 सितंबर को जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने लालू को अपना नेता बताया था और नीतीश को परिस्थितियों का नेता कहा था। शहाबुद्दीन ने नीतीश की तुलना झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा से भी की थी। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने शहाबुद्दीन के बयान का समर्थन किया था। बिहार के सीवान का वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ आरजेडी नेता शहाबुद्दीन के साथ दिखा। कैफ भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त स्वागत करने पहुंचा था। कैफ उर्फ बंटी सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में आरोपी है। पुलिस उसको तलाश रही है। राजदेव रंजन की पत्नी ने शहाबुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। पुलिस से मैं यही कहना चाहूंगी कि अब उनको रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करके और उनको भी जेल में बंद किया जाए। सीवान पुलिस का कहना है कि कैफ की गिरफ्तारी जल्द होगी। विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहां कब कैसे जुड़े हुए थे और जल्द ही इन लोग को पकड़ लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये लोग कहां थे इस वक्त और क्या कर रहे थे। बिहार में शराबबंदी से परेशान लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिलचस्प सलाह दी। नीतीश ने कहा कि अंधेरे में जूस पीने पर शराब जैसा एहसास होगा। जूस पी लीजिए, लाइट ऑफ करके जूस पी लीजिए, लगेगा कि वही पी रहे हैं। हम करिए साहब। नीतीश ने यह भी कहा कि शराबबंदी पर वो किसी भी बात की परवाह नहीं करते। नीतीश के मुताबिक शराबबंदी लागू करने पर जो संतोष उन्हें मिला वो विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री बनकर भी नहीं मिला। मुंबई में आज एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। राज ठाकरे के समर्थकों ने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के एक कार्यक्रम में हंगामा किया। अलग राज्य की मांग को लेकर मुंबई में वीआरएएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी दौरान एमएनएस पार्षद संदीप देशपांडे के नेतृत्व में एमएनएस कार्यकर्ता वहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हाथ में एमएनएस का झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने अखंड महाराष्ट्र के नारे लगाए। हंगामे के तुरंत बाद एमएनएस के कार्यकर्ता वहां से चले गए। मामला शांत होने के बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी गई।
सरकार जल्द ही 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 35,000 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क बनाने का प्लान लॉन्च कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में 4 प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा। उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर के लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी को और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ने की योजना है। वाजपेयी सरकार के दौरान बने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बाद ये एनडीए सरकार के दौरान बनने वाला दूसरा सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक को हरियाणा सरकार 4 करोड़ का इनाम देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपा को बधाई देते हुए ये ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी दीपा को 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया। दीपा ने शॉटपुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। वो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय है। दीपा की जीत के साथ भारत ने रियो पैरालंपिक में 3 मेडल जीत लिए हैं। इससे पहले मरियप्पन थंगावलु ने हाई जंप में गोल्ड मेडल और वरुण सिंह भाटी ने ब्रॉन्ज जीता था।